जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 14 अप्रैल 2021 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस आप लोगों के साथ हम करेंगे यहाँ पे इस चैनल पे। तो सबसे पहले हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, पुराने हैं तो लाइक कर दें, शेयर करें। कोई क्वेश्चन पूछना है कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखो, ये जो पीडीएफ है दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का, ये मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रत्येक दिन प्रोवाइड कर देता हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल जो विजडम एजुकेशन के नाम से है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आज 14 अप्रैल है, कल 13 अप्रैल था। कल 13 था, आज 14 है। 13 अप्रैल भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण दिन है। क्यों? क्योंकि इसी दिन जालियांवाला हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला हत्याकांड हुआ था। और जालियांवाला हत्याकांड एक लैंडमार्क था जो भारत के इतिहास को पूरी तरह से चेंज कर दिया। उसके बारे में मैंने डिस्कस किया था, एक वीडियो स्पेशल मैंने बनाया था जो टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाल दिया है, वो जाकर के देख लेना आप लोग। 14 अप्रैल क्यों फेमस है? देखो, 11 तारीख को हमने आपके साथ डिस्कस किया था। हमने कहा था कि टीकाकरण उत्सव जो मनाया जा रहा है वो 11 से लेकर के 14 तक मनाया जा रहा है। 11 को क्यों शुरुआत किया गया? क्योंकि ज्योतिबा फुले का जन्मदिन था 11 तारीख को। और 14 को क्यों समाप्त किया जा रहा है? क्योंकि आज जो है बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म दिवस है। तो याद रख लेना, आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म दिवस है। देखो, इस न्यूज़ को एक बार देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि पुलिस की प्रारंभिक जांच में दखल न दे हाईकोर्ट। यहाँ पे कुछ निर्देश दिया हुआ है, इसको जरूर पढ़ लेना आप लोग। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान लो हाईकोर्ट में अगर कोई मैटर जाता है, कोई केस जाता है, हाईकोर्ट उसे बंद करने के लिए नहीं कर सकती है। हाईकोर्ट ऐसा नहीं कर सकती है कि पुलिस बिना जांच के उसे बंद कर दें। जांच करने के बाद पुलिस जो है अपना मान लो सबमिट करेगी हाईकोर्ट में। उसके बाद हाईकोर्ट को जो निर्णय लेना है वो ले, लेकिन जांच करने से पहले हाईकोर्ट उस पुलिस को या पुलिस प्रशासन को आदेश नहीं दे सकती कि उसे बंद कर दे। इस तरह का जो है गाइडलाइन जारी किया है, दिशा निर्देश जारी किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाई कोर्ट को। देश में जितने भी हाई कोर्ट हो उनको एक गाइडलाइन जारी किया गया। तो यहाँ पे दिया हुआ विशेष आप इसको यहाँ पे पढ़ सकते हैं। कुछ खास नहीं है लेकिन पढ़ सकते हैं। और देखो, ये जो है मेंस पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पीटी पर्सपेक्टिव से कम मेंस पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खास करके मानसून की उत्पत्ति किस तरह से होती है। जीएस पेपर 1 का जो हिस्ट्री ज्योग्राफी पोर्शन है वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत बार पूछा गया कि मानसून की उत्पत्ति किस तरह से होती है, भारत को ये किस तरह से प्रभावित करता है। और मानसून जो है भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पर्यावरण हर एक सेक्टर को प्रभावित करता है। कैसे कैसे प्रभावित करता है वो मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, वो आपको जानकारी होना चाहिए। यहाँ पे जो ये दिया हुआ ला लीना और एल नीनो, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। ये पीटी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, राइट। सेकेंड पेज पे कुछ खास नहीं है। यहाँ पे देखो, एक इम्पॉर्टेंट हमारे देश में सबमिट हो रहा है और ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। ये सबमिट है रायसीना डायलॉग 2021। रायसीना नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि हमारे देश का जो राष्ट्रपति भवन है वो रायसीना हिल्स पे अवस्थित है, रायसीना की पहाड़ी पे अवस्थित है हमारे देश का राष्ट्रपति भवन। और वहीं पे ये डायलॉग होता है, इसलिए कहा गया है इसे रायसीना डायलॉग। देश विदेश के कई गण्यमान्य लोग यहाँ पे आते हैं, वो अपना वक्तव्य देते हैं। एक तरह से कह सकते हो फॉरेन पॉलिसी किस तरह से चेंज होता है उसका प्रस्तुतिकरण आप यहाँ पे देख सकते हो। किस तरह से विदेश नीति चेंज होती है उसका प्रस्तुतिकरण, या भारत का क्या विचार है, अन्य देशों का भारत के संदर्भ में क्या विचार है, वो यहाँ पे दिखता है। तो इस अवसर पे डेनमार्क के पीएम भी थे वहाँ पे मौजूद, और रवांडा के राष्ट्रपति भी वहाँ मौजूद थे, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपना संबोधन किया कि कोरोना महामारी से विश्व व्यवस्था में बदलाव का अवसर। तो इसको एक बार आप देख सकते हैं। इसी तरह से देखो, ये जो है हिंद प्रशांत क्षेत्र में गठबंधन और मजबूत होंगे भारत फ्रांस रिलेशन के बारे में आपको जरूर जानकारी होना चाहिए। कभी अगर मौका मिलेगा तो डिटेल में हम डिस्कस कर देंगे भारत फ्रांस संबंधों के बारे में। कुछ पॉइंट यहाँ से जो आप लिख सकते हैं, अपने कॉपी पे नोट कर सकते हैं कि भारत फ्रांस के बीच में जो व्यापारिक संबंध है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। और द्विपक्षीय व्यापार 2020 में जो है $10.75 बिलियन यानी 10.75 अरब डॉलर का हो चुका है। तो ये सबको लिख लें। दूसरी तरफ से भारत ने एक इनिशिएटिव लिया है, इस इनिशिएटिव को कहा जाता है इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव। तो ये जो भारत की तरफ से इनिशिएटिव है, प्रस्तावित इनिशिएटिव है, इसमें फ्रांस जुड़ रहा है। तो एक ओशियन इनिशिएटिव है, इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव, जिसमें फ्रांस भी जुड़ रहा है। साथ ही साथ इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो भारत ने स्थापना किया था, तो इसका अध्यक्ष भले ही भारत था लेकिन इसका उपाध्यक्ष कौन था? इसका उपाध्यक्ष था आपको फ्रांस। राफेल हम फ्रांस से मंगा रहे हैं।
भारत ने जब न्यूक्लियर जो टेस्ट किया था 1998 में, उसके बाद वेस्टर्न वर्ल्ड में पहला देश फ्रांस था जिसने भारत का समर्थन किया। इस तरह से भारत और फ्रांस का संबंध काफ़ी मजबूत संबंध में है। और क्वाड को जो एक्सटेंड करने की बात हो रही है, क्वाड को जो एक्सटेंड करने की बात हो रही है, उस एक्सटेंशन में जो है फ्रांस भी जुड़ना चाहता है। यूरोपीय देशों में हमारा सबसे बड़ा सहयोगी और सबसे बड़ा भागीदार फ्रांस है। तो बहुत अच्छा अभी रिलेशन कह सकते हो भारत और फ्रांस के बीच में है। लगातार रिलेशन इंप्रूव हो रहा है। कई पॉइंट है, बाद में कभी डिस्कस करूंगा, लेकिन कुछ पॉइंट जो यहाँ पे दिया हुआ उसे ज़रूर अपने कॉपी में लिख लें, और कुछ पॉइंट जो हमने आपके साथ डिस्कस किया उसे भी आप अपने कॉपी में जाकर के नोट कर सकते हैं। अब देखो, नाटो के महासचिव ने चीन के पड़ोसियों पे दबाव डालने के कदमों पे ध्यान दिलाया है। तो ये पॉइंट को भी आप लिख सकते हैं। और ये नाटो के जो अभी महासचिव हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग, उन्होंने भी जो है रायसीना डायलॉग में वर्चुअल माध्यम से उन्होंने अपना संवाद स्थापित किया, अपना लेक्चर दिया, डायलॉग दिया। उसमें उन्होंने चीन जिस तरह से अपने पड़ोसियों पर दबाव डाल रहा है, चीन का 13 या 14 देशों के साथ सीमा मिलता है, और 13-14 देशों में 10 देश के साथ उनका विवाद चल रहा, राइट। तो ऐसी कंडीशन में उनका पड़ोसी देशों के साथ जो विवाद चल रहा है उसको लेकर के नाटो महासचिव ने सख्त टिप्पणी चीन पे किया। अब देखो यहाँ पे पीटी पर्सपेक्टिव से, चूंकि पीटी का एग्जाम होने वाला है, बंगाल में शेष चरणों में शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करेंगे चंद्रा। तो ये चंद्रा जी जो हैं देश के नए चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं। चुनाव आयुक्त के कितने मेंबर होते हैं, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति के लिए जो कमेटी बनती है उस कमेटी में कौन कौन मेंबर होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपको जानकारी होना चाहिए। चुनाव आयोग 1+2 के कॉन्सेप्ट पे काम करता है, मतलब एक अध्यक्ष होगा और 2 इसका सदस्य होगा। तीनों की बराबर शक्ति होती है। एक जगह जो अंतर होता है वो बस ये होता है, तीनों की बराबर शक्ति होती है, मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की बराबर शक्ति होती है। बस अंतर ये होता है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसको उसी विधि से हटाया जा सकता है जिस विधि से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जो हटाने की प्रक्रिया, उसी प्रक्रिया के द्वारा जो है मुख्य चुनाव आयुक्त को हटा दिया जा सकता है, पदस्थापित किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। लेकिन अन्य चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त के अनुशंसा पे राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। ये अंतर है बस। मुख्य चुनाव आयुक्त को एक संवैधानिक प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाएगा, जिस संवैधानिक प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, और अन्य न्यायाधीश को उसी प्रक्रिया से हटाया जाएगा साधारण तरीके से। यानी मुख्य चुनाव आयुक्त अपना रिकमेंडेशन कर देगा राष्ट्रपति को, इसे हटा दीजिए, और राष्ट्रपति फिर उसे हटा देगा। अब देखो, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2025 तक टीबी मुक्त होगा भारत। तो टारगेट याद रख लेना, टीबी कब मुक्त होगा, पीलिया से कब मुक्ति होगा, अन्य बीमारी से कब मुक्ति होगा, इसका भारत ने टारगेट लिया हुआ। तो जाकर के नेट पे सर्च करोगे तो हर एक का आपको टारगेट मिल जाएगा। किसी का 2022 में टारगेट है, किसी का 25 में है, किसी का 27 में है। टीबी का टारगेट है 2025 में, टीबी को हमें 2025 तक मुक्त करना है। अब देखो, एनजीटी के पास कानून को रद्द करने के अधिकार नहीं है। तो एनजीटी क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और यहाँ पे जो एक एक्ट के बारे में दिया है, जिस एक्ट के तहत चुनौती दिया गया है, वो है जैव विविधता अधिनियम 2002। तो सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप ये याद रखो कि एनजीटी की स्थापना जो किया गया है वो 2010 में किया गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को किया गया है। एक एक्ट बनाया गया था जिस एक्ट का नाम है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। इसी की तरह एनजीटी की स्थापना किया गया। ये काम क्या करता है? ये कि पर्यावरण से संबंधित जितना मुद्दा है उस मुद्दा को देखने का काम करता है। और इस तरह के न्यायाधिकरण की स्थापना ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद भारत तीसरा ऐसा देश है जिन्होंने ये किया। हेडक्वार्टर कहाँ, ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। सबसे अधिक जो इम्पोर्टेंट है वो यह है, 7 ऐसा कानून है जिसके उल्लंघन में एनजीटी एक्शन ले सकता है। पहला कानून है जल प्रदूषण अधिनियम 1974, दूसरा है जल प्रदूषण उपकर अधिनियम 1977, तीसरा है वन संरक्षण अधिनियम 1980, चौथा है वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम 1981, पांचवा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, छठा है लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 और सातवां है जैव विविधता अधिनियम 2002। तो इस न्यूज़ में इसी का चर्चा किया गया है, जैव विविधता अधिनियम 2002 को लेकर के। अब देखो, 2 इम्पॉर्टेंट ऐसा कानून है जिसको एनजीटी के दायरे से बाहर रखा गया है। पहला है वन जीव अधिनियम 1972 और दूसरा है अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम
6। तो ये दोनों को एनजीटी के दायरे से बाहर रखा गया। अब देखो कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा है कि मान लो आप जो है कानून को रद्द नहीं कर सकते। जैव विविधता अगर कोई कानून बना हुआ, उस कानून को आपको रद्द करने का अधिकार नहीं है। उस कानून के दायरे में काम किया गया है या नहीं, कार्यपालिका ने उस कानून के दायरे में काम किया है नहीं, प्रशासन ने उस कानून के दायरे में काम किया है नहीं, ये चेक करो। लेकिन आप उस कानून को रद्द करने का आपको अधिकार नहीं है। रद्द करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ होता है किसका, वो होता है आपको विधायिका का। पॉलिटिकल न्यूज़ होता है इस पेज पे, ये इंपॉर्टेंट नहीं। कोरोना का न्यूज़ भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ये एडिटोरियल दिया हुआ पढ़ सकते हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्मदिवस है तो पढ़ सकते हैं। ये एडिटोरियल इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकंड पेज पे जल जीवन मिशन के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ, बस 2-3 पॉइंट यहाँ पे मुझे आपके साथ डिस्कस करना। तो पहला पॉइंट ये डिस्कस करना है कि जल जीवन मिशन की जो शुरुआत किया गया था 15 अगस्त 2019 को, 2019 को इसकी शुरुआत किया गया था 15 अगस्त 2019 को। इसका टारगेट है 2024 के जितना भी घर देश में है उस सभी घर में, शहर में और गांव में दोनों मिला के हमें नल के द्वारा पानी पहुंचाना। और इसको लेकर के 2-3 राज्य ऐसा है जिसने टारगेट फुलफिल कर लिया। पहला राज्य बना है गोवा। वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा पहला राज्य है जिसने जल जीवन मिशन के टारगेट को फुलफिल कर लिया है, तो गोवा है। उसके बाद नेक्स्ट राज्य है तेलंगाना, और उसके बाद नेक्स्ट राज्य है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जहाँ पे ये टारगेट फुलफिल कर लिया गया है कि नल के द्वारा पानी पहुँचाया जा रहा है। यानी गोवा में प्रत्येक घर में नल के द्वारा पानी पहुँचाया जा रहा है, तेलंगाना में प्रत्येक नल के द्वारा घर पर पानी पहुँचाया जा रहा है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी कुछ ऐसा हो रहा है। तो ये बस टारगेट याद रख लेना। और जल जीवन मिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस बार का अगर आप योजना परचेज करोगे तो आप देखोगे जल जीवन मिशन पे ही दिया हुआ, पूरा का पूरा बेस्ट जल जीवन मिशन पे ही दिया हुआ। 2-3 डाटा याद रख लेना। OECD का डाटा है, OECD का डाटा यह है कि 2050 तक जो है विश्व की आधी जनसंख्या के पास पीने वाला पानी नहीं होगा। भारत में कितना जल है, 4.2% जल है। भारत में 4.2% जल के संसाधन उपलब्ध है, जिसके द्वारा हम 17.5% जनसंख्या का भरण पोषण करते हैं। कुछ डाटा है जो आपको याद होना चाहिए, जो लिखना चाहिए आपको। ये इंपॉर्टेंट नहीं है अगेन। अब देखो ये मेंस पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टेट पीसीएस में, यूपीएससी में दोनों जगह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जंगल की आग का क्या कारण है, प्राकृतिक कारण है और मानव निर्मित कारण है, दोनों कारण है। क्या क्या उसका समाधान है, इसके बारे में जानना चाहिए। कोई इसके लिए सम्मेलन हुआ है, किसी अधिनियम में इसके बारे में कुछ जिक्र है, तो वो आपको जानना चाहिए। मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे ये लोकायुक्त के बारे में दिया हुआ, तो लोकायुक्त काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी लोकपाल जो केंद्र में होता है, राज्य में लोकायुक्त होता है, दोनों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको एक बार देख सकते हैं कि मांग में कमी से औद्योगिक उत्पादन पे असर दिखने की आशंका, राइट। तो जिस तरह से विकास दर बढ़ रहा था, मैंने आपको बताया था कि IMF ने अनुमान किया है कि 12.5% विकास दर भारत का होगा, जो विश्व में सबसे अधिक विकास दर है। लेकिन जिस तरह से कोरोना का साया हो गया है, उससे विकास दर पे आशंका है कि वो 10% भी क्रॉस होगा कि नहीं, क्योंकि हमारा जो पिछले वर्ष विकास दर था वो -7.2% था, राइट। तो ये सब थोड़ा डाटा है जो आपको जानकारी होना चाहिए। ओके, और न्यूज़ में कुछ खास तो नहीं दिख रहा है। पाकिस्तान में हिंसा हुआ, तो ये अधिक इम्पोर्टेंट नहीं है। हालांकि पाकिस्तान के संदर्भ में मैं देखते रहता हूँ न्यूज़ पे, लेकिन ये आपके लिए बहुत अधिक इम्पोर्टेंट नहीं है। हालांकि इसका तार भी जुड़ा हुआ है। अगर आप इस न्यूज़ को फॉलो करते हैं या पाकिस्तान को फॉलो करते हैं, तो आपको पता होगा कि पाकिस्तान में जब फ्रांस में जो घटना हुई थी, आतंकवादी घटना हुई थी, और फ्रांस में जिस तरह से कार्टून पेश किया गया था, उस शार्ली हेब्डो जो मैगजीन थी, उस मैगजीन ने कार्टून जो है छापा मोहम्मद साहब पैगंबर का, उसके लेकर के जो पाकिस्तान में विरोध शुरू हुआ था। उस विरोध के समय में पाकिस्तान सरकार ने कहा था कि जो है अप्रैल 2021 में जो है फ्रांस के राजदूत को वो बाहर निकाल देंगे फ्रांस से। और वहाँ के लोग अभी विरोध कर रहे हैं कि अप्रैल 2021 आ चुका है और आप अभी तक फ्रांस के राजदूत को बाहर नहीं निकाले हैं। तो यही बेसिकली रीज़न है। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि धार्मिक उत्पात की स्थिति पाकिस्तान में है, ठीक है।
उसी को लेकर के, और कट्टरता की स्थिति है, कट्टरता पाकिस्तान सरकार ने खुद क्रिएट किया, या कट्टरता उन्होंने जम्मू कश्मीर में क्रिएट किया, और यही कट्टरता उन्होंने जो है पाकिस्तान में लोगों में क्रिएट करके उसे जिहादी बना करके भेजा सबसे पहले अफगानिस्तान में, और उसके बाद उसे भेजा जम्मू कश्मीर में। हालांकि लोगों को समझना चाहिए कट्टरता किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। अब देखो यहाँ पे भारत से ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई देश नहीं है अमेरिका के लिए। तो अमेरिका का जो 7वां बेड़ा भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में EEZ में जो प्रवेश किया, उसको लेकर के भारत ने आपत्ति दर्ज की थी। भारत की सहमति के बगैर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में अमेरिका का 7वां बेड़ा आ गया, जिसको लेकर के भारत ने आपत्ति दर्ज की थी, और उसके बाद जो है अमेरिका का वक्तव्य आया इस तरह का। एक बार इसको भी देख सकते हैं, ईरान न्यूक्लियर डील अगर साइन होगा तो मैं स्पेशल डिस्कस कर दूंगा, अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, डेली न्यूज़ में आ रहा है। चूँकि अमेरिका फिर वार्ता कर रहा है, ईरान न्यूक्लियर डील में फिर वापस जाना चाहता है, फिर अगर वापस जाएगा तो फिर डिटेल से डिस्कस कर दूंगा कि इसका क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स है, भारत के लिए किस तरह से बेनिफिशियल है। जम्मू कश्मीर को लेकर के यहाँ दिया हुआ, तो एक बार इसको भी देख सकते हैं, बाकी कुछ न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।